नमस्कार सर, बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में बहुत स्वागत। और आज मैं आपसे आग्रह करूंगी कि दर्शकों ने बहुत सारे प्रश्न जो आपके नवांश कुंडली की सीरीज पे जो हमने डाले हैं 4-5 वीडियोस, उनके संकलन से कुछ हमने क्वेश्चंस लिए हैं। दर्शकों के कुछ क्वेश्चंस बड़े जेन्युइन लगे मुझे और मैं चाहती हूँ कि उस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें। जी बहुत बहुत धन्यवाद हिना जी। और अपने सक्षम अनुसार पूरा कोशिश रहेगी कि उनका उत्तर आपके दर्शकों को दिया जाए। सर, पहला प्रश्न कुसुम बेन पटेल जी ने पूछा है कि सर D9 के लग्न लॉर्ड अगर नीच होके 12वें भाव में चले जाएं तो क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं? D9 के जी लग्न लॉर्ड नीच होके 12वें भाव में। जी सर, ये कंडीशन केवल एक ही लगन में बन सकती है, जबकि तुला लगन। अच्छा, तो तुला लगन में वीनस जो है वो आपका लग्नेश बना, वीनस और लग्नेश और जब वो 12वें घर में जाएगा तो छठी राशि में जाएगा, नीच राशि में। जी, और छठी राशि में जा करके 12वें घर में जा करके नीच हो जाएगा। तो ये मैरिज के लिए, मैरिज रिलेशनशिप को समझने के लिए इसको बहुत अच्छा नहीं बोलेंगे, जबकि 12वें घर में शुक्र अच्छा माना जाता है। जी जी, कालपुरुष की 12वीं राशि में। जी जी जी, लेकिन D9 में ये 12वें में गया है, इसको बहुत अच्छा नहीं मानेंगे। थोड़ा सा स्ट्रगल रिलेशनशिप को समझने में, मैरिज के लिए थोड़ा सा इनको थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा और समझना चाहिए इनको। जी सर। अगला प्रश्न टीना फे 420 जी लिखते हैं कि क्लियर नहीं किया कि D9 का 5th लॉर्ड 12th में अच्छा नहीं है या D1 का 5th लॉर्ड D9 में 12th में अच्छा नहीं है। D1 हो या D9 हो, 5th हाउस के लॉर्ड का 12th में जाना अच्छा नहीं है, दोनों ही चार्ट्स में, क्योंकि वो अपने भाव से अष्टम भाव में गया है, इसलिए वो 5th हाउस का नुकसान ही होता है, चाहे वो D1 हो या D9। बहुत अच्छी बात है सर। तो ऐसे हम लोग किसी भी डिविजनल चार्ट, अगर वो या तो D3 हो, D12 हो, यूनिवर्सली एप्लीकेबल ये रूल है। षडाष्टक बनाते हैं, षडाष्टक किसी भी चार्ट पे, किसी भी डिविजनल चार्ट में आप अप्लाई कर लीजिए। सर, एक पिनाकी रॉय चौधरी जी लिखते हैं कि 0 डिग्री लग्न को कैसे देखना चाहिए? 0 डिग्री लगन मतलब पाइसेस साइन खत्म हो, एरीज शुरू हो, और वो उस एक सेकंड में जन्म हो जबकि 0-0 हो जी, लेकिन उस पे भी 0-0 करके फिर 0-1 सेकंड आ जाएगा। तो 0-0-0-0 लगन नहीं होता है। लेकिन इनका जो भाव है पूछने का कि अगर 0 पे आ जाए तो क्या मानेंगे, तो ये जो है राशि संधि है जी। राशि संधि का रूल है जो पराशर जी ने बोला है, बाकी क्लासिकल्स में लिखा हुआ है कि कोई भी ग्रह या लगन अगर राशि संधि पे आते हैं तो वो अपना पूर्ण कारक तत्वों के हिसाब से रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। इनऑस्पिशियस माना गया है, इसको वीक माना गया है, इसको मेलेफिक कंडीशन माना गया है। उस पे भी एक स्पेशल कंडीशन होता है गंडांत जी, ठीक है। अगर उस कंडीशन में आ गया तो और ज्यादा ये मेलेफिक देगा, ये अच्छा नहीं माना जाएगा जी। दर्शकों को बस मैं जल्दी से बता दूं, गंडांत जब भी किस जलीय तत्व राशि से कोई ग्रह अग्नि तत्व राशि में जाता है तो बिल्कुल एलिमेंट एकदम ऑपोजिट हो जाता है, अग्नि और जल का संयोग नहीं होता, तो उसको हम गंडांत बोलते हैं। और ऐसे भी अगर गंडांत नहीं भी हो तो जैसा सर ने कहा कि 0 डिग्री को उतना फेवरेबल नहीं माना गया है। सर, अनसुईया ब्लिसफुल जी लिखती हैं कि इफ D9 लग्न लॉर्ड इज नेचुरल मैलेफिक, then can we say that average married life is below normal married life, like Saturn Mars sign
whereas natural benefic Venus, Mercury, Moon, Jupiter signs in D9 Lagna will give better married life? Okay. मैं इनके क्वेश्चन का आंसर थोड़ा डिफरेंट तरीके से दूंगा जी। अब हमारे पास जो है 1-7 एक्सेस है, पहला आप खुद, सातवां आपका काउंटर पार्ट स्पाउस। अब आप देखिए एरीज लगन पहला अगर बन गया तो सातवें घर में वीनस आता है, वीनस तो ये उतने परम शत्रु टाइप के नहीं है, थोड़ा बहुत है लेकिन वन साइडेड है, लेकिन इतना नहीं है जी, बड़े ठीक चलता है। अब एरीज लगन जो है उसका मंगल मेलेफिक है। दूसरा आता है कि जब टॉरस लगन बनेगा तब आपका जो है 8वां नंबर यानी दूसरा तरफ मंगल हो जाएगा जी। टॉरस और स्कॉर्पियो का एक्सिस बनेगा, ये फिर मंगल वीनस बन गया। जी जी। तीसरे में आपका बुध और जुपिटर बन जाएगा। ठीक ठीक है, दोनों इंटेलेक्ट के ग्रह हैं। अब आती है प्रॉब्लम, कर्क राशि के सामने कैप्रिकॉर्न, शनि और चंद्र। तो चंद्र का लगन हो तो शनि स्पाउस बनेगा, शनि का लगन हो तो आपका जो है चंद्र स्पाउस बनेगा। अब ये दोनों एंटी हैं, इस समय पे प्रॉब्लम आ रही है मैरिड लाइफ को स्टेबल करके समझने के लिए डिफरेंसेस आते हैं। इसी तरह से अब अगला अगर पकड़े तो लियो साइन में भी सामने जो है एक्वेरियस आ जाएगा, सन सैटर्न जी, फिर सन सैटर्न ऑपोजिशन। तो इसीलिए क्लासिकल तो एक लाइन लिख के छोड़ देता है कि भाई जिसका कर्क लगन है, जिसका कैप्रिकॉर्न मकर लगन है, उनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती है, ये उसका आंसर है। तो हमेशा मैलेफिक हो इसीलिए खराब जाएगी वो मत देखिए, साथ में ये देखिए कि उसका लॉर्ड कहाँ है, उस पर शुभ दृष्टियां है कि नहीं है, लगन पे शुभ दृष्टि है कि नहीं है, ठीक है, एक्सॉल्टेड है, डेबिलिटेटेड है, रेट्रोग्रेटेड है, कंबस्ट है। आप सारी चीजों को अप्लाई करिए, क्योंकि अब तक जितना हमने देखा है इन सबको अप्लाई करके देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ये खराब ही मिले। बहुत सही बात है सर। कुंडली को हमेशा हॉलिस्टिकली देखना चाहिए। एक दो संयोग को हम लोग जो पूछते हैं कि अगर इस भाव में ये प्लैनेट है तो क्या, तो ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। पूरी स्थिति को देखे जाने बिना हम लोग कुछ नहीं बोल सकते जी। ये अगला प्रश्न है सर रक्षा पांड्या जी का। वो कहते हैं कि सर लास्ट में जो आपने बोला वो D1 के लिए है कि D9 की बात की आपने। If sun is in 7th house both in D1 Sagittarius Lagna and D9 but with Ketu in D9 chart but dasha of sun will not, then also separation can be predicted। मैं इसको थोड़ा सा शायद टाइपिंग में ग्रामर की मिस्टेक है। मैं एक बार प्रश्न बता दूं कि लिखते हैं D1 में और D9 में दोनों में सन अगर सूर्य सातवें भाव में है और D9 में केतु के साथ हैं 7वें भाव में, लेकिन सूर्य की महादशा जातक को नहीं आएगी, मे बी आफ्टर 90 इयर्स और 100 इयर्स वो एप्लीकेबल नहीं हो, तो भी क्या हम सेपरेशन और ये डिवोर्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं? ओके, अच्छा सवाल है। देखिए सन और केतु का आना D9 में 7वें घर में कहीं ना कहीं ये ईगो के वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से, कम्युनिकेशन की कमी के वजह से ये डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। अब सेपरेशन जैसी चीज देखने के लिए आपको सिर्फ एक 7th हाउस नहीं देखना है जी, ठीक है, आपको और भी घरों का, जैसे मैंने D9 में बताया था कि बेसिक डिफरेंस करने के लिए 12वां घर, चौथा घर, दूसरा घर, 7वां घर, 5वां घर, इनका भी ध्यान रखना जरूरी है। पहले तो ये देखिए, ठीक है। दूसरा जो है, अब सूर्य और केतु हैं, इनकी दशा नहीं आई, लेकिन ये जिस नक्षत्र में बैठे हैं या जो 7th का हाउस लॉर्ड है उसकी दशा आ गई या उसकी अंतर आ गई, तो ये तो कभी भी हो सकता है। ट्रांजिट में ही कुछ ऐसा बन गया संयोग तो हो सकता है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है सिर्फ एक चार्ट के एक पोजीशन को देख करके कि ये इसी दशा में पॉसिबल है कि प्रेडिक्ट किया जा सकता है, लेकिन बाकी अंतरदशा महादशा में भी पॉसिबल है अगर उनका लिंक 7 से बनता है तो। जी,
महादशा ना भी आए सर तो अंतरदशा तो किसी भी महादशा में आएगी सूर्य की। बिल्कुल 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 जी। अगला प्रश्न है सर, राज हूँ 7553, ये लिखते हैं कि मैम स्कॉर्पियो लग्न है और 5th हाउस में मार्स हैं, वीनस के साथ बैठे हैं, जो 1st हाउस एंड 7th हाउस के स्वामी हैं, तो क्या विवाह ठीक रहेगा? बड़ी स्पीड में निकल गया। सर मैं दोबारा से पढ़ देती हूँ। स्कॉर्पियो D9, ये D9 की बात कर रहे हैं सर? ये इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है। देखिए मैं इसको D9 मान लेता हूँ क्योंकि D9 का चैप्टर चल रहा था, उसका डिस्कशन चल रहा था, मैं कहता हूँ D9 का लगन है। अब ये स्कॉर्पियो लगन सबसे पहले राज जी है, राज जी। हाँ, तो राज जी को मैं बोलूंगा सबसे पहले D1 में देखिए कि स्कॉर्पियो लगन कहाँ है, किस घर में पड़ रहा है। अगर वो त्रिकोण का घर है, सप्तम का घर है, तो ये बहुत अच्छा है D9 में स्कॉर्पियो लगन का उदय होना। लेकिन अगर ये 6, 8, 12 से उदय हो रहा है तो ये शायद D9 के लिए उतना अच्छा नहीं है। पहला चीज तो ये चेक कर लो। ओके। उसके बाद इन्होंने बोला कि पंचम भाव में कुछ इनका लॉर्ड बैठा हुआ है। हाँ, मार्स और वीनस की युति है, साथ बैठे हैं। और सप्तम जो है, अगर स्कॉर्पियो लगन है तो सप्तम जो है वो आपका वीनस ही बनेगा। सही बात है सर जी। टॉरस बनेगा, जैसे हमने भी अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया जी। और वीनस और मार्स का साथ में आ करके पंचम भाव में D9 के बैठना ये एक अच्छा है, इसको नुकसान नहीं बोला जाएगा, ये बढ़िया मैरिज के लिए रहेगा, अच्छी केमिस्ट्री रहेगी सर जी। वो जो एक विवाह में पैशन, हाँ पैशन चाहिए होता है जी। पिनाकी रॉय चौधरी जी का मैं दूसरा प्रश्न ले रही हूँ सर। ये लिखते हैं कि मार्स केतु इन 1st हाउस इन D1 एंड मार्स केतु इन 7th हाउस इन D9, इफेक्ट इन फैमिली लाइफ। पिनाकी जी आपने खुद ही आंसर दे दिया कि 2 मेलेफिक ग्रह आपका D1 में भी 1/7 एक्सेस को एफ्लिक्ट कर रहे हैं, D9 में भी 1/7 एक्सेस को एफ्लिक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं परेशानी देखने को मिलती है। तो थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके लाइफ को अच्छे से आगे ले जाइए। जी सर। सर श्री राम वुडन डेकोरेशन 9682 लिखते हैं, गुरुजी राम राम, सिंह लग्न में मंगल योग कारक होता है और 7वें घर में राहु के साथ, इसका क्या नुकसान या फायदा होगा? D1 है, D9 है? मुझे लगता है सर ये पता नहीं, दर्शकों से अनुरोध है कि वो पूरी जानकारी दिया करें, ऐसे फिर सर को भी मुश्किल होती है, वो चाहते हैं आपके प्रश्नों का जवाब दें, पर आपको बताना चाहिए कि ये आप D1 की बात कर रहे हैं या D9 की। मंगल राहु का कहीं पे भी हो, मंगल राहु की युति अच्छी नहीं मानी गई है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो है समस्या जरूर खड़ी करेंगे, एग्रेशन को लेकर के आएंगे और व्यक्ति जो है थोड़ा सा जिद्दी हो जाएगा, ये भी जो है यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो मंगल राहु जो है ये थोड़ा सा डिफिकल्टीज, परेशानियां लेकर के आएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूरा नहीं है इसलिए शायद मैं पूरा नहीं, सिर्फ एक दो प्लेनेट, एक दो घर बता करके नहीं, जी उतना बताना बहुत मुश्किल होता है। परवीन कंबोज 6107 लिखते हैं कि अगर शुक्र 6, 8, 12 भाव का स्वामी हुआ तो फिर क्या होगा? ये भी देखना जरूरी है कि शुक्र कुंडली में मैलेफिक है या बेनिफिक। शायद इनके पूछने का मतलब है सर, जैसे हमने डिस्कस किया कि वो एक स्वाभाविक रूप से एक बेनिफिक प्लैनेट है और विवाह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर किसी खास पर्टिकुलर कुंडली में ये अगर 6, 8, 12 के ये फंक्शनल मैलेफिक हैं तो भी क्या हम इनको बेनिफिक मानेंगे? नहीं, कहीं ना कहीं प्लैनेट में कमी देखने को मिलेगी, उसकी ताकत में, उसके कारक तत्वों में कमी आएगी अगर वो 6, 8, 12 में लॉर्ड बनते हैं तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा कमी देखने को जरूर मिलेगी, क्योंकि शुक्र जो कि मैरिज का कारक है, अगर वही वीक पड़ जाएगा तो थोड़ी बहुत समस्याएं, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत तो जरूर बनी रहेंगी। तो उसको इंसान अगर धरती पे है, पृथ्वी लोक पे, मृत्यु लोक पे, तो ये सब उसको मान के चलना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए।
जी इसके लिए। सर यूजर PD2QZ BUX4WG लिखते हैं कि आपका चैनल बहुत यूजफुल लगा, सर के समझाने का तरीका बहुत स्पष्ट और सरल है, धन्यवाद। यदि संभव हो तो मेरे प्रश्नों के उत्तर को अपने किसी वीडियो में शामिल करें। D9 में केंद्र त्रिकोण भावों में स्वराशि स्थित मैलिफिक ग्रह क्या अपने घर को भी खराब करेंगे? इनका एक और प्रश्न है सर, आप इसका जवाब दे दें तो मैं दूसरा पूछती हूँ। देखिए, अपने घर को कोई नहीं खराब करता है जी। अपने घर में कोई भी होगा, ठीक है, तो उसको वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, निश्चिंत रहें, कुछ नहीं प्रॉब्लम। अगर एरीज जो है वो मंगल जो है वो अगर एरीज राशि में आ जाए तो उसको कहेंगे कि उसने एरीज को खराब कर दिया, नहीं बोल सकते। सर आप क्रिकेट मैच का हमेशा एग्जाम्पल देते हैं, तो कभी कभी इंडिया के हारने पे हम लोग टीवी तोड़ने की घटना आती है। इनका दूसरा प्रश्न है सर कि D1 में उच्च ग्रह D9 में अगर नीच का हो जाए और D9 के उच्च ग्रह अगर D1 में नीच के हो जाए तो फलित कैसे करें? तो ये मैं बोलूंगी कि सर ने बहुत डिटेल में इसका जवाब अपनी वीडियोस में दिया है, आप उन वीडियोस को जरूर देखिए, क्लैरिटी आ जाएगी। क्योंकि एग्जैक्टली ये सवाल मैंने पूछा है और सर ने बहुत डिटेल में जवाब दिया है। फिर भी अगर हो सके सर तो आप जल्दी से बता दीजिए। देखिए, जैसा मैंने पहले भी बताया, एक्चुअल प्लैनेट की डिग्निटी वो एक्चुअल अंदर से कैसा है, ठीक है, वो खरा सोना है अंदर से या वो पीतल है, ये आपके D9 के कंडीशन से पता लगेगा। अगर D1 में डेबिलिटेटेड है और D9 में एक्सॉल्टेड है तो वो शुरुआत खराब करेगा लेकिन अंत हमेशा अच्छा करेगा। उसी तरह से इसका ठीक विपरीत हो जाएगा, अगर वो D9 में एक्सॉल्टेड, D1 में एक्सॉल्टेड है और D9 में अगर वो डेबिलिटेट हो गया है तो शुरुआत बड़ी धुआंधार बैटिंग से करेगा लेकिन लास्ट में मैच हार जाएगा। ओके सर, सुरेश वाधवानी जी लिखते हैं, मैडम आपको नमन। मैरिज के कारक ग्रह वीनस के अस्त व वक्री दोनों अवस्था में D1 और D9 दोनों में अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है तो क्या शादी करनी चाहिए? देखिए, कारक शुक्र कंबस भी हो गए, रेट्रो भी हो गए हैं, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो है बहुत अच्छा नहीं देखेंगे, लेकिन अगर रेट्रो हो के कंबस्ट हो रहे हैं तो कंबस्शन का इफेक्ट नहीं पड़ेगा उतना, ठीक है, सिर्फ रेट्रो का इफेक्ट आएगा। तो शादी नहीं करनी चाहिए मैं ये नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा ठहर करके, थोड़ा सा देख करके, मैच्योर करके तब अगर उसकी मैरिज करी जाए तो थोड़ा सा समझने का चांसेस ज्यादा है। सोच समझ के सर, सोच समझ के। राम मिश्रा जी लिखते हैं, सर मैम एक सवाल था सचिन सर से कि उन्होंने कहा कि अगर नेचुरल बेनिफिक हो 8वें घर में तो अच्छा होता है, पर अगर वो नीच का भी हो तो कैसा रिजल्ट माना जाएगा? फॉर एग्जाम्पल मरकरी इन पाइसेस, मरकरी शुभ फल प्रदायक होते हैं, नेचुरल बेनिफिक होके अगर वो अपनी नीच राशि में चले जाएं तो भी जो हमने कहा था उनकी मांगल्य के लिए अच्छा होता है D9 के अष्टम भाव में शुभ ग्रह, तो कैसे उसको बताएंगे सर? 6, 8, 12 के लॉर्ड डेबिलिटेट हो जाएं या 6, 8, 12 में डेबिलिटेटेड प्लैनेट बैठ जाएं, ये अच्छा है। हाल में ही जो हमने वीडियो रिलीज की है सर उसमें आपने बहुत डिटेल में बताया है, दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि उस वीडियो को जरूर देखें। सर अगला प्रश्न ज्योति जी का है कि श्रीवास्तव सर जी ने कहा कि अगर बुरे भाव के पाप ग्रह बलवान हो तो अच्छे नहीं है। सर ने शोले के गब्बर सिंह का भी उदाहरण दिया। तो मेरा प्रश्न ये है कि अगर जैसे कि कन्या लग्न में मंगल अष्टम भाव का स्वामी होकर मकर नवांश में उच्च होकर अष्टम में ही हो तो क्या बुरे फलों के साथ साथ वो अपने कारकत्व के अच्छे फल भी देंगे? जैसे कि भाइयों का स्ट्रांग होना, जमीन प्रॉपर्टी होना, व्यक्ति का ऊर्जावान होना, क्या ये सही है या नहीं? कृपया शंका का समाधान कीजिए। ये प्रश्न जनरल है, इसे प्लीज आप सम्मिलित कीजिए।
ओके, तो धीरे धीरे डिकोड करते हैं जी। कन्या लगन है, मंगल जो है कन्या लगन में तीसरे घर के लॉर्ड हुए, उपचय भाव के लॉर्ड हुए, तीसरे घर के लॉर्ड हो गए, और तीसरे घर के लॉर्ड होकर के वो 8वें घर में आ गए। यानी कि यहाँ पे जब वो आएंगे तो 6, 12, 1 अपने घर में आ गए। हाँ, तो वो एग्जॉल्टेड तो नहीं हुए सर, मकर राशि तो नहीं आएगी? मकर नहीं आ रही है, कन्या अगर लगन है तो मकर नहीं आएगी, एरीज राशि आ जाएगी। एरीज आएगी, पर इन्होंने लिखा है उच्च होकर अष्टम में हो तो नहीं, कन्या लगन में उच्च होकर के कैसे होगा? 8वें घर तो में मकर आएगा ही नहीं अष्टम भाव में जी। मकर आएगा, स्वराशि के हो, स्वराशि के हो जाएंगे। तो स्वराशि में देखिए मेलेफिक तो मेलेफिक ही है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा कुछ नुकसान होगा क्योंकि वो अपने ही घर में बैठे हैं, लेकिन फिर भी मेलेफिक होने के वजह से थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस या हेल्थ ये सब देखने को, उठापटक थोड़ा देखने को मिल सकता है। और मजबूत हैं। अब इन्होंने कहा भाइयों और प्रॉपर्टी के लिए बोला, तो भाई हम 3rd हाउस से देख रहे हैं, भाई 3rd हाउस से या तीसरे से या 6ठे जाकर के बैठे हैं, तो ये तो अच्छा मैं नहीं देखता। और प्रॉपर्टी के भी घर जी सर, चतुर्थ भाव से भी, चतुर्थ से पंचम आ गए, चतुर्थ से नवम पंचम हो गया सर जी, नवम पंचम हो गया। तो प्रॉपर्टी के लिए तो ठीक है, लेकिन फिर भी प्रॉपर्टी के लिए 8वें घर में आना मतलब बहुत अच्छा नहीं बोलेंगे 8वें घर में कि भाई आपका बहुत अच्छा है, थोड़ा सा परेशानी दिखती है यहाँ पे। ओके सर, ये आज के कार्यक्रम का अंतिम प्रश्न है। शुभम त्रिपाठी जी लिखते हैं, मैम डाइवोर्स और सेपरेशन किसकी दशा और किस भाव से देखा जाता है? देखिए, डाइवोर्स हो, सेपरेशन हो, तो इसको मिलाने वाला घर कौन? 7वां। तो अलग करने वाला घर कौन सा होगा? वो भी वही होगा, 7वां। अब 7वें घर के ऊपर मल्टीपल मेलेफिक इफेक्ट आ जाए, अब चाहे प्लैनेट वहां पे बैठ जाए या फिर वहां पे मेलेफिक्स की दृष्टियां आ जाएं, और साथ में 12वां घर, दूसरा घर, चौथा घर, 5वां घर, ठीक है, ये भी खराब हो जाए। 6ठे को नहीं लेंगे सर? 7वें का 12वां है? नहीं, वो कब लेंगे? जबकि 7वें का लॉर्ड आ करके 6ठे में बैठ जाए और इनके लॉर्ड भी पीड़ित हो जाएं। वो कंडीशन में आपका सेपरेशन जो है या डाइवोर्स जो है वो होने की पूरी संभावना बनती है। सर एक बार आप फिर से दोहरा दीजिए, 7th लॉर्ड अगर 6th में आ जाए, 7th लॉर्ड 6th में आ जाए, ठीक है, तो अपने से 12वें आ गए, पीड़ित हो जाए, 7वां घर पीड़ित हो जाए। बेसिकली क्या है, कारक पीड़ित हो जाए, वीनस और जुपिटर पीड़ित हो जाए, भाव पीड़ित हो जाए और भावेश पीड़ित हो जाए, और इनके सपोर्टिंग हाउसेस। सेपरेट होने और या फिर डाइवोर्स होने के लिए कुछ कारण बनना चाहिए ना। तो कारण कौन बनेगा भाई? या तो 12th हाउस खराब हो जाएगा, भाई फिजिकल इंटीमेसी है ही नहीं, ठीक है। लव रोमांस 5वां घर, क्रिएटिविटी खत्म हो गया। दूसरा घर जो 2 घरों को जोड़ करके मिल करके बनता है, वहां वो जुड़ाव नहीं हो पा रहा है, ठीक है। चौथा घर जो है घर का अंदर एनवायरनमेंट या फिर मेंटल पीस का जुड़ाव नहीं हो पा रहा है, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग का लैक ऑफ इश्यूज है, तभी तो डाइवोर्स होगा। तो सिर्फ एक 7वां घर नहीं देखना है, इनके साथ इन घरों का भी हमको ध्यान रखना है कि इन घरों की कंडीशन भी क्या है, बहुत तब वो डाइवोर्स और सेपरेशन को हम देख सकते हैं। और फिर वो दशाएं जो है प्रॉपरली कनेक्ट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, उसके हिसाब से चलते हैं। तो सर अगर 7वें भाव के स्वामी षष्ठम में नहीं है तो षष्ठम भाव का कोई रोल नहीं है, जो एक धारणा है कि किसी भी भाव, 6ठे भाव का लॉर्ड 7वें में आ जाए। 6ठे का क्या करता है? लीगल लिटिगेशन, लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट आ गया 7वें में। तो ये बता पाना मतलब कितने सारे आप बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, इसलिए होलिस्टिक चार्ट को एनालाइज करना चाहिए। मैं हमेशा जोर देता हूं कि भाई होलिस्टिकली चार्ट को देखिए, सिर्फ एक प्लैनेट, एक कंडीशन, एक घर, उससे कुछ भी आंसर नहीं मिलेगा। दर्शकों से आग्रह करूंगी कि आप अपने प्रश्नों को इसी तरह भेजते रहें।
सर अपने सुविधानुसार समयानुसार जरूर आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। आप प्रश्नों को पूरा लिखा कीजिए और उसमें एक दो भाव की जानकारी देकर आप पूरी कुंडली की जानकारी नहीं ले सकते हैं, इसका ध्यान रखिए। तो और इसके अलावा मैं एक बार पुनः आपसे आग्रह करूंगी कि आपके प्रश्न सार्वभौमिक होने चाहिए, यूनिवर्सल उनका एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए और पर्सनल क्वेश्चंस यहाँ ऐसे फोरम में आप ना पूछा करें, तो ये मेरा आग्रह रहेगा। चलती हूँ सर, आपसे आज बहुत अच्छी जानकारी मिली, दर्शकों ने बहुत सराहा होगा और उन्हें बहुत क्लैरिटी मिली होगी। अगली वीडियो में आप सबों से पुनः भेंट होगी, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। थैंक यू हिना जी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।